S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Did you ever realize that how proteins get metabolized in our body? When we take proteinaceous diet, जब हम पनीर खाते हैं, जब हम चिकन नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो वो किस तरह से जाके शरीर में मेटाबोलाइज होता है और किस तरह से उसका रिलेशन है हमारे शरीर में यूरिन बनने से। यूरिन में जो यूरिया होता है वो डायरेक्टली एक एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, यानी कि जितना प्रोटीन अपटेक बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शन में यूरिया का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। वेलकम टू एस चांद अकेडमी। माय नेम इज़ आदित्य एंड हम इस सीरीज़ में मेटाबॉलिज्म यानी कि बायोकेमिस्ट्री के पार्ट की बात कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। इन बुक्स का जो ई बुक का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की अब बात करेंगे। यू नो दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है एक बायोमोलिक्यूल हैं जो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और हमारे शरीर में प्रोटीन बहुत डाइवर्स फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हेयर्स और स्किन बनाने से लेकर शरीर के एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हार्मोन्स, इन सब को बनाने में प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड ये भी बात ठीक है कि प्रोटीन को बनाने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो सारे अमीनो एसिड्स हम खुद अपनी बॉडी में नहीं बना सकते हैं। हालांकि कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट्स। पिछले वीडियो में आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा और ग्लाइकोलिसिस पढ़ा समझा। ग्लाइकोलिसिस में आपने कुछ नाम सुने जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन फॉस्फेनॉल पायरुवेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इस तरह के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो अमीनो एसिड बनाने में मदद करते हैं। इनफैक्ट TCA साइकिल के भी 2 इंटरमीडिएट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये दोनों चीज़ें एस्पर्टेट और ग्लूटामेट अमीनो एसिड्स बना सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारे शरीर में 10 अमीनो एसिड्स नहीं बन सकते हैं और वो हमें डाइट में लेना ज़रूरी है। उन अमीनो एसिड्स को हम असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो ये जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इनकी कमी को पूरा करने के लिए ही हमें अपनी डाइट में प्रोटीन लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टली प्यूरिफाइड अमीनो एसिड तो हमें एज सच फूड सोर्सेज में नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर वो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। दे कैन बी फ्रॉम प्लांट ओरिजिन और दे कैन बी फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। तो ये जब प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं दे आर फर्स्ट डाइजेस्टेड और ब्रोकन डाउन। सो इफ़ वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म वी कैन स्टार्ट जस्ट लाइक अदर बायोमोलिक्यूल्स, जैसा कि हमने बाकी बायोमोलिक्यूल्स की बात की थी कि ओरल रूट के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी बायोमोलिक्यूल पहुंचता है और वहाँ पहुंचने के बाद देन द डाइजेशन प्रोसेस इवेंचुअली बिगिंस। सो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दे बिगिन देयर डाइजेशन, उनका प्रोटीन का जो डाइजेशन है दैट ऑलमोस्ट स्टार्ट्स इन स्टमक, बिकॉज वी नो इन द स्टमक अपार्ट फ्रॉम HCl hydrochloric acid which causes acid breakdown of these fatty acids, it can also lead to the enzymatic breakdown of fatty acids. For example, pepsin and trypsin जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये डाइजेस्टिव जूसेस में सिक्रीट होते हैं और ये प्रोटीन के जो सब यूनिट्स हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं प्रोटीन्स, तो उनको तोड़कर दे रिलीज फ्री अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है फ्रीली रिलीज हो जाते हैं and some of the remaining digestion of proteins that eventually takes place in the small intestine part, वहाँ पर intestinal proteases होते हैं जो कि in fact there are also some pancreatic proteases. So all these proteases of different types of the stomach origin, pancreatic origin or origin from इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें मिलकर जितने भी प्रोटीन्स हम कंज्यूम करते हैं उनको सिंगल अमीनो एसिड की यूनिट में ब्रेक कर देते हैं। समटाइम्स देयर मे बी स्मॉल पेप्टाइड्स एज वेल एंड प्रोडक्ट एज अ पेप्टाइड। नाउ फाइनली ऑल दीज अमीनो एसिड्स जस्ट लाइक वी सॉ इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमने कार्बोहाइड्रेट के केस में देखा था कि
इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, और वो विलाई कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल्स से. सो all these amino acids which are now digested products, they are absorbed into these blood vessels and they are then transported to various organs. In fact, they reach liver. So now there are two things. ये जो amino acids हैं, ये जब सारी cells में पहुँचेंगे तो वहाँ जाकर they provide the raw material for synthesis of proteins. हमारे शरीर में हर सेल में लगभग हर समय कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा होता है, और उस प्रोटीन को बनने के लिए वी हैव a very well defined and designated machinery, जिसके बारे में आप शायद molecular biology में पढ़ेंगे. We have mRNA, transcript of DNA, जो कि कोडॉन प्रोवाइड करती है, and then we have a molecule called ribosome which provide a seat for protein synthesis. And to these ribosomes we have another small adapter molecule which brings amino acids from different sources. These small RNAs are called as tRNAs or transfer RNAs. तो ये जो tRNA है, ट्रांसफ़र RNA है, ये साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर अमीनो एसिड को लेकर आते हैं और एक एक अमीनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं, एंड देन दे गिव राइज टू अ पेप्टाइड और अ प्रोटीन. इनसे प्रोटीन बनता है. एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड, कैसा प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का नेचर क्या होगा, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय दिस जेनेटिक कोड. इस जेनेटिक कोड से ये डिसाइड होता है. Different conditions, environmental conditions, they can change the pattern of these transcripts. They can regulate the or control this transcription process. तो हो सकता है कि किसी एक गिवन टाइम पर एक तरह के प्रोटीन बन रहे हों, दूसरे टाइम पर दूसरे तरह के प्रोटीन बन रहे हों, या फिर एक ही इंडिविजुअल में एक ही टाइम पर अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग सेल्स में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो प्रोटीन अलग अलग बन सकते हैं. जैसे कि आप अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन जो होता है, मिल्क में लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन है. अब वो लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन केवल मेमोरी ग्लैंड में ही बनता है. इट इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड इन रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. इसका मतलब वहीं पर उसका mRNA बन रहा होगा अंडर द स्टिमुलस ऑफ सम हार्मोन, एंड अमीनो एसिड्स वुड बी कंबाइंड टुगेदर टू मेक दैट स्पेसिफिक प्रोटीन. तो ये तो एक बात होती है प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन्स बनते कैसे हैं. दिस इज द एनाबोलिक एस्पेक्ट. वी ग्रो, हमारा जो शरीर की साइज़ में ग्रोथ होती है, जो शरीर की वेट बढ़ता है, मसल्स बढ़ती हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन बनने के साथ साथ होती हैं. हेयर की लेंथ बढ़ रही है, हेयर्स के अंदर भी प्रोटीन्स हैं. स्किन का लगातार रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो स्किन के अंदर भी प्रोटीन्स हैं. सो प्रोटीन सिंथेसिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड वी कॉन्स्टेंटली रिक्वायर अमीनो एसिड्स फॉर दैट. दोज पीपल हु गो फॉर एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम में हाई एक्टिविटी करते हैं, उनकी मसल्स के लिए भी प्रोटीन्स और कुछ स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जिनको शॉर्ट में BCAA कहा जाता है. दोज आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर ऑफ द मसल्स. मसल की रिपेयर के लिए ज़रूरत होते हैं. ग्लूटामिन, जो कि एक बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है मसल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. सो दीज एडिशनल सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो टेकन बाय द पीपल हु आर रिगरसली डूइंग एक्सरसाइज और मसल एक्टिविटीज़. नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट, दैट इज़ कैटाबॉलिक पार्ट. जब हम इन प्रोटीन्स को खाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद अमीनो एसिड्स हमारी सारी सेल्स में पहुंच जाते हैं. लेकिन अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों भी आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं. एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर ईदर कीटो शुगर्स और एल्डोस शुगर्स. सो इट इज़ क्वाइट कॉमन दैट अ कीटो शुगर और अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड. ऑल्सो एन अमीनो एसिड कैन कन्वर्ट बैक इनटू शुगर. यानी कि अमीनो एसिड से शुगर और शुगर से अमीनो एसिड दोनों चीज़ें बन सकती हैं. एक इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. आप जानते हैं कि हमारे शरीर में TCA साइकिल में अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट. सो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट को अगर कहीं से अमीनो ग्रुप मिल जाता है, एंड इफ इट बाइंड्स टू दिस turns into an amino acid called glutamate, यानी कि ग्लूटामिक एसिड बन जाता है. ऐसे ही पायरुवेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, अगर इसको एक अमीनो ग्रुप मिल जाएगा, दिस विल ऑल्सो टर्न इनटू अनदर अमीनो एसिड नेम्ड एलानिन. और अगर इन अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकल जाते हैं,
So they will turn back into sugars. Alanine से अमीनो ग्रुप निकल गया, it can make pyruvate. ग्लूटामेट से अमीनो ग्रुप निकल गया, it can make अल्फा कीटोग्लूटारेट. और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के. तो हमारे शरीर में एक ट्रेड ऑफ होता रहता है शुगर और अमीनो एसिड्स के बीच में. यानी कि अगर कभी अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी है, कुछ अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है, तो हमारा शरीर खुद भी अमीनो एसिड्स शुगर से बना सकता है. लेकिन आपको वो बात ध्यान रखनी होगी जो मैंने शुरू में बताई थी, सारे अमीनो एसिड्स हम नहीं बना सकते हैं. सम ऑफ देम आर एसेंशियल, उनको हमें डाइट में लेना ही होगा. उनमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन. ये हम नहीं बना सकते हैं, प्लांट से इनको बना सकते हैं, तो कुछ एक्सटर्नल डाइटरी सोर्सेज से ही हमको इन्हें कंज्यूम करना पड़ेगा. नाउ ड्यूरिंग दिस ट्रेड ऑफ, ये जो ट्रेड ऑफ है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आती है वो ये कि अगर हमारे शरीर में एक्सेस अमीनो एसिड्स होंगे एंड वी वांट टू मेटाबोलाइज देम, वी वांट टू डिग्रेड देम, हम चाहते हैं कि अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए और सेल उनको डिस्ट्रॉय करने वाली है, सो दैट विल इवेंचुअली ऑक्सीडाइज डीएमिनेटेड टू शुगर. एंड शुगर्स तो आप जानते हो कि दे कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड. पिछले वीडियोस में आपने देखा कि अल्फा कीटोग्लूटारेट TCA साइकिल के थ्रू ऑक्सीडाइज हो सकता है, या पायरुवेट जो है वो भी खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स, one challenge that a body will face is production of these molecules ammonia. अगर अमीनो एसिड डिग्रेड होंगे, अमीनो एसिड कैटाबोलाइज होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ वो ब्रेक डाउन होगा उस जगह अमोनिया का प्रोडक्शन होगा. एंड अमोनिया का प्रोडक्शन टॉक्सिक होता है. हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बात की थी. अमोनिया जो है वो हमारे शरीर में टॉक्सिक हो सकती है, सेल्स को मार सकती है. So it is not feasible for all the parts of the body to carry out these kind of reactions which are chemically named as deamination. यानी कि हम शरीर में हर जगह deamination carry out नहीं कर सकते हैं. It will lead to problems in the cellular physiology. So what mechanism do we have? इस deamination से बचने के लिए, अमोनिया की रिलीज से बचने के लिए हमारे शरीर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा मैकेनिज्म है, एक पाथवे है. वो मैकेनिज्म है कि आप हर सेल में अमोनिया को प्रोड्यूस नहीं करेंगे. जहाँ पर भी अमोनिया प्रोड्यूस करने की सिचुएशन है, वो अमोनिया किसी अमीनो एसिड के थ्रू पिक कर ली जाएगी और वो अमीनो एसिड उस अमोनिया को लेकर सीधा कहाँ पहुँचेगा? लिवर में पहुँचेगा. और लिवर में जाकर वो अमोनिया डिटॉक्सीफाई हो सकती है. तो 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं. देयर आर 2 अमीनो एसिड्स विच कैन डू दिस फंक्शन. आई मीन एनी अमीनो एसिड इफ दैट कन्वर्ट्स इनटू कीटो शुगर, कोई भी अमीनो एसिड जब कीटो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पर जो अमीनो ग्रुप निकलने वाला था, फ्री रिलीज होने वाला था, दैट विल बी इमीडिएटली टेकन अप बाय आइदर अल्फा कीटोग्लूटारेट, and if it takes that amino group, that turns into glutamate, or it can be taken up by pyruvate and that can turn into alanine. So anywhere in the body, wherever any amino acid is capable of going degradation or it is undergoing oxidation, अगर कोई amino acid oxidize हो रहा है तो उससे पहले उससे निकलने वाली अमोनिया को कलेक्ट कर लिया जाता है. नाउ दीज 2 मॉलिक्यूल्स, ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, ग्लूटामेट एंड एलानिन, दे कैन ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं एंड दे कैन ट्रांसफर दिस अमोनिया टू लिवर. ये जितनी भी अमोनिया है फ्री फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं हुई, बट इन्होंने सिक्वेस्टर कर ली और बॉडी के सारे पार्ट से अमोनिया को इकट्ठा करके ये लिवर तक ले जाएंगे. Now what will happen in the liver? क्या ये लिवर में अपनी अमोनिया रिलीज करेंगे? Yes, they can do that because liver has a detoxification mechanism. So inside the liver, when these 2 amino acids will reach from different body parts, I mean glutamate and alanine, they can release off their ammonia. ये अपनी अमोनिया को रिलीज कर सकते हैं, but that will happen inside mitochondria of the liver cells. लिवर सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दे विल रिलीज दिस अमोनिया. सो deamination of these 2 amino acids will happen here and this ammonia will then be detoxified into a less toxic molecule. लिवर के पास ऐसे एंजाइम्स हैं, ऐसा सिस्टम है
जिससे कि इन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। हाउ दैट हैपन्स, ये अमोनिया किस तरह से यूरिया में कन्वर्ट होती है और इवेंचुअली ये यूरिया हमारे शरीर से बाहर एलिमिनेट कैसे होता है। सो हाउ दिस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी, हाँ, वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. In semester 1, we covered limit and continuity, differentiability, asymptotes, tangents and normals, curve tracing. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations. So we'll be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we'll come to partial differential equations. And this topic is very important. If we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations, one of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe S Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी। ब्रेक से पहले हम ये देख रहे थे कि सारे शरीर से नाइट्रोजन का जो वेस्ट है, जो अमोनिया है, वो किस तरह से एलानिन और ग्लूटामेट पिक करके लेकर आते हैं और लिवर की जो सेल्स हैं उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में वो उस अमोनिया को अनलोड करते हैं। एंड दैट अनलोडिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ अमोनिया इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू यूरिया and that is eliminated out. So this unique process, which was discovered again by the same person who discovered the Krebs cycle, there was a Krebs and Hasliard cycle. तो दो लोगों ने इसको डिस्कवर किया था and this was one of the earliest cycles to be discovered in biochemistry. So what happens basically, the ammonia which has been released off in the mitochondria by these amino acids, this eventually combines with another molecule called bicarbonate. You know that bicarbonate can be easily formed from carbon dioxide or water. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। तो ये अमोनिया जो है इस बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है एंड दैट गिव्स राइज टू अ मॉलिक्यूल कॉल्ड कार्बामोइल फॉस्फेट। And a crucial enzyme that is required for this process called carbamyl phosphate synthase. एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर और भी है जानने की। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन ऑल्सो हैपन्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्म। ऐसी ही एक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी होती है और वहाँ पर भी कार्बामाइल फॉस्फेट बनता है, यहाँ पर भी कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम होता है, लेकिन इन दोनों का फेट अलग है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो अमोनिया होती है दैट बेसिकली गिव्स राइज टू न्यूक्लियोटाइड्स। जो हमारे आरएनए डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होती है ना, उन न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने में कार्बामाइल फॉस्फेट जो साइटोप्लाज्मिक है वो रोल प्ले करता है। तो ये जो दोनों एंजाइम हैं, इन दोनों को एक नंबर दिया जाता है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 2, which is in the cytoplasm that controls nucleotide biosynthesis, whereas another one that is present inside the mitochondria that has role in urea cycle. So look at the beauty of nature. They have segregated two pathways so that we can utilize the ammonia either for excreting or for making न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसा ना हो कि न्यूक्लियोटाइड ना बन पाए और यूरिया बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि न्यूक्लियोटाइड ही बनते रह जाए और नाइट्रोजन एलिमिनेट ना हो। सो वी हैव टू कंपार्टमेंटलाइज सिस्टम्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लिवर सेल्स। Now what happens after this? Once this process is completed, since it was common and this was overlapping, तो केवल यही प्रोसेस जो है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है। इसके आगे का जो प्रोसेस है
दैट इज एक्चुअली ओवरलैपिंग विद साइटोप्लाज्म। अब ये चीज़ साइटोप्लाज्म में बाहर जा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि कार्बोमाइल फॉस्फेट बाहर जाएगा, सो इट विल मिक्स विद द आउटसाइड पूल, बाहर का जो पूल है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। सो इट कंबाइंस विद एन अमीनो एसिड कॉल्ड ऑर्निथीन। ऑर्निथीन के साथ कंबाइन होकर ये कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन होता है एंड इट मेक्स सिट्रुलिन, अनदर अमीनो एसिड, और ये सिट्रुलिन फिर बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। रिमेंबर दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बोर्ड इज साइटोप्लाज्म, सेल से बाहर नहीं आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में आ रहा है, तो सिट्रुलिन बन गया। नाउ सिट्रुलिन विल बी combining with an amino acid called aspartic acid or aspartate. So once citrulline combines with aspartate, this makes another molecule called arginosuccinate. And this arginosuccinate then transforms to produce arginine by releasing a molecule called fumarate. Now you can find another interesting thing here. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नज़र आएगी, वो ये कि यहाँ पर यूरिया साइकिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टीसीए साइकिल से कनेक्ट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। एस्पर्टेट जो कि टीसीए साइकिल के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आ सकता है, और फ्यूमरेट ये भी टीसीए साइकिल में जा सकता है। सो यूरिया साइकिल इज समवेयर कनेक्टेड विद टीसीए साइकिल ऑल्सो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से भी कनेक्टेड है। Now what happens finally, ये जो arginine है, this arginine further splits up and this can produce ornithine and one molecule of urea. तो बेसिकली इसने जो नाइट्रोजन कलेक्ट किए, एक नाइट्रोजन यहाँ से आया, एक नाइट्रोजन एस्पर्टेट से आया, तो इसके पास दो नाइट्रोजन हो गए, और वो दो नाइट्रोजन इसने NH2CO NH2 इस यूरिया मॉलिक्यूल में एलिमिनेट कर दिए, और आर्जिनिन से वापस क्या रीजनरेट हो जाता है, ऑर्निथीन। सो दैट्स क्वाइट सिंपल साइकिल, OCAAO, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, एंड दिस विल बी कंप्लीटिंग द यूरिया साइकिल। सो दिस इज हाउ, इस तरह से लिवर की सेल्स के अंदर यूरिया साइकिल हमारे शरीर से आने वाली जितनी भी अमोनिया है, उस टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कम टॉक्सिक है, और फिर ये यूरिया लिवर से निकलने वाली ब्लड वेसल में जाता है, वहाँ से फिर किडनीज तक पहुँचता है, और किडनी में फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, तो किडनी उस यूरिया को एलिमिनेट करके एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि जो रीनल आर्टरी होगी, जो बाकी पूरी बॉडी से ब्लड लेकर जा रही है किडनीज तक, उसमें यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, और रीनल वेन जो होगी दैट विल हैव द लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिया का सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन रीनल वेन में होगा। सो दिस इज हाउ यूरिया साइकिल कंट्रोल्स द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। समटाइम्स दिस माइट बी अफेक्टेड, कभी कभी हो सकता है कि ये पूरा पाथवे अफेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा अमोनिया का अपटेक हो रहा हो, प्रोटीन का अपटेक बहुत ज़्यादा हो, especially those people who go for exercise in the gym but they take a lot of protein but they don't actually do that much of workout, so it might lead to accumulation of nitrogenous waste। हो सकता है कि nitrogenous waste accumulate हो जाए, and because of that there can be increase or elevation in the urea concentration in their blood। उनके ब्लड में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, एंड दैट कैन अगेन बी डैमेजिंग फॉर सेवरल ऑर्गन्स, कई ऑर्गन्स को वो चीज़ डैमेज भी कर सकती है। So this was all about urea cycle. So there can be abnormalities in the urea production. यूरिया प्रोडक्शन में, यूरिया के जनरेशन में abnormalities हो सकती हैं, ये पाथवे अफेक्टेड हो सकता है। तो अब दो बातें यहाँ पर हमने सीखी, एक तो किस तरह से यूरिया साइकिल टीसीए साइकिल से भी कनेक्टेड है, किस तरह से शुगर्स जो हैं वो अमीनो ग्रुप को इंटरचेंज करके अमीनो एसिड्स बना सकती हैं, और अमीनो एसिड से शुगर बन सकते हैं। इसी प्रोसेस में अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली रिलेवेंट टॉपिक की बात करें, तो आपने देखा कि लिवर के अंदर ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट जनरेट होता है, एंड जो अमोनिया है वो प्रोड्यूस होती है। एट द सेम टाइम देयर कैन बी एलानिन दैट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू पायरुवेट,
and that can generate ammonia. So basically we can categorize these kind of reactions into two groups. दो तरह के ग्रुप्स में हम इन रिएक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं. जब सीधे सीधे अमोनिया का प्रोडक्शन होता है उसे हम डीएमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. ये लॉजिकली देखा जाए तो दो ही जगह होती हैं. डीएमिनेशन या तो लिवर में होता है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म है. इसके अलावा किडनी में भी इस तरह का डीएमिनेशन रिएक्शन हो सकती है. We have an enzyme called glutamine dehydrogenase which can perform this function. Glutamine dehydrogenase किडनी में अमोनिया का रिलीज कर सकता है. तो वहाँ पर इट्स नॉट अ चैलेंजिंग इशू क्योंकि किडनी इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन. सो वहाँ अगर अमोनिया प्रोड्यूस भी होगी दैट कैन बी क्विकली डिफ्यूज्ड आउट इनटू यूरिन एंड दैट कैन बी एलिमिनेटेड. बट रेस्ट ऑफ द बॉडी दैट नेवर परफॉर्म्स डीएमिनेशन रिएक्शन. बाकी पूरी बॉडी में डीएमिनेशन नहीं होता है. बाकी बॉडी में क्या होता है? दे परफॉर्म अनदर सेट ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसएमिनेशन. तो जो हम अमीनो ग्रुप ट्रांसफर की बात कर रहे थे एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड पर, अमीनो एसिड ने अपना अमोनिया ग्रुप जो है अमीनो ग्रुप है वो किसी दूसरे अमीनो एसिड को दे दिया और ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया? कीटो शुगर में कन्वर्ट हो गया. एंड दैट वाज टेकन बाय अनदर अमीनो एसिड, लेट्स से अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्मिंग ग्लूटामेट और पायरुवेट फॉर्मिंग एलानीन. So there are two important enzymes which perform this function. ये जो transamination का function है ये दो important enzymes carry out करते हैं. These enzymes are called as either glutamate oxaloacetate aminotransferase or glutamate pyruvate aminotransferase. They are called as GOT and GPT respectively. These enzymes are also present in the liver. ये enzyme liver में भी present होते हैं. Now sometimes when there is a damage in liver, अगर लिवर में कोई डैमेज होता है, कोई नुकसान होता है लिवर को, तो लिवर के अंदर प्रेजेंट कई सारे एंजाइम्स सिक्रीट होकर ब्लड में आ जाते हैं. एंड टू प्रोमिनेंट एंजाइम्स दैट कम आउट इन द ब्लड आर GOT एंड GPT. एस का मतलब यहाँ पर सीरम है, ब्लड में इनका रिलीज होना. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है दैट इज वाइडली यूज्ड इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ लिवर डैमेज. इफ यू हैपन टू चेक और फाइंड आउट एनी मेडिकल रिपोर्ट, अगर आपने कभी किसी की मेडिकल रिपोर्ट देखी है या अपनी कभी मेडिकल रिपोर्ट देखी है जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट किया गया हो, LFT किया गया हो, you will notice that one of the prominent tests in the LFT is estimation of the levels of SGOT and SGPT. Whenever there is liver damage, maybe because of some jaundice or some infections like hepatitis या किसी और वजह से अगर liver damage है तो सबसे पहले इन enzymes का level blood में elevate होने लगता है. इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो लिवर डैमेज के इंडिकेटर होते हैं. लेकिन ये मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जो इंपॉर्टेंट ट्रांसएमिनेज एंजाइम्स हैं वो लिवर के पैथोलॉजी के बायोमार्कर भी होते हैं. सो आई वुड लाइक टू समराइज नाउ व्हाट वी हैव लर्नड सो फार. अब तक जो हमने सीखा उसको हम समराइज करेंगे. इस वीडियो में हमने बात की प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की और हमने स्टार्ट किया प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एनाबॉलिज्म प्रोटीन की सिंथेसिस वाला पार्ट और कैटाबॉलिज्म प्रोटीन के ब्रेकडाउन वाला पार्ट. एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी बॉडी में खुद बनाए हुए अमीनो एसिड या डाइट से लिए हुए अमीनो एसिड वो लगभग सारी सेल्स में एक दूसरे से जुड़कर पेप्टाइड या प्रोटीन्स बनाते हैं. एंड दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर प्रोसेस विच इज़ कंट्रोल्ड बाय राइबोसोम, mRNA, tRNAs, ये सारी चीज़ें मिलकर प्रोटीन की असेंबली बनाती हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कैटाबॉलिज्म, अगर प्रोटीन के ब्रेकडाउन की बात करें तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होने पर अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं और अमीनो एसिड्स फर्दर अपना अमीनो ग्रुप लूज करके दे कैन गिव राइज टू कीटो शुगर्स जो कि अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज हो सकती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. लेकिन यहाँ पर हमने एक बात के बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया दैट वाज अबाउट अमोनिया विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स. वो अमोनिया जो है
it is not released directly by the process of deamination except for liver and kidneys, but it is transported from rest of the body parts to liver by a process called transamination. ट्रांसएमिनेशन की मदद से सारी अमोनिया या तो एलानिन या ग्लूटामेट के थ्रू लिवर तक पहुंचती है और लिवर में एक स्पेशलाइज्ड साइकिल जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं उसकी मदद से ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कर दी जाती है and then it is subsequently eliminated out of our body. So this is how we metabolize and we eliminate nitrogenous waste of amino acids in our body. So that was all in this video. If you want to read more about this topic, then you can refer these books from S. Chand Publishing. And if you don't have hard copy of these books, you can go to the description box where link for ebook has been given. और अगर आपको ये videos अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, so don't forget to like, share and subscribe the channel. And if you want regular updates, आप अपने मोबाइल और डिवाइसेस पर, लैपटॉप पर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.